नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले न्यूज क्या है कि राज्य सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को सजा दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध। ये जानकारी कहाँ से आई और ये घटनाक्रम, इसका संदर्भ क्या है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान विधानसभा में अभी बजट सत्र संचालित है और बजट सत्र के दौरान ही ये मुद्दा उठाया गया और इसमें सरकार ने जवाब दिया है कि पेपर लीक में जो भी शामिल है उन सभी को हम सजा दिलवाएंगे। आज से दरअसल हम एक और चीज़ शुरू कर रहे हैं कि राजस्थान विधानसभा में जब तक बजट सत्र चलेगा तब तक हर दिन का क्या घटनाक्रम वहाँ हुआ, कौन सा नया विधेयक लाया जा रहा है या क्या मुद्दे उठाए गए हैं, क्या प्रश्न पूछे गए और सरकार ने उनका क्या उत्तर दिया, तो वीडियो में, इसी सुजस वाली वीडियो में हम लास्ट में थोड़ी देर उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो बजट सत्र जैसा चल रहा है अभी, अब कल से गणतंत्र दिवस है तो उसका अवकाश रहेगा, कुछ दिन स्थगित रहेगी विधानसभा। उसके बाद वापस जब से बैठक होगी तब पुनः हम उन चीज़ों को वापस क्लास में शामिल करेंगे। आज की क्लास में भी देखेंगे। अगली न्यूज क्या है? बेहतर सड़क सुरक्षा के लिए कवायद, जिसमें 25 हाईटेक इंटरसेप्टर रवाना किए गए हैं। यहाँ अगली न्यूज है, खेल संघों की समस्याओं के समाधान के लिए परिषद की बैठक शीघ्र होगी। और इधर सुजस मोबाइल ऐप के बारे में बताया गया है, इस पर क्या क्या उपलब्ध है। यहाँ सुजस ई बुलेटिन यानी कि ये PDF, ये न्यूज़पेपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ साथ वीडियो बुलेटिन जो कि न्यूज एंकर के साथ एक वीडियो सेक्शन होता है, पूरी बुलेटिन यहाँ जारी की जाती है। फिर न्यूज पॉडकास्ट, जिसको आप ऑडियो आर्टिकल कह सकते हैं, प्रेस रिलीज, सरकार के सोशल मीडिया पेज की जानकारी, सुजस द्वारा प्रकाशित चीज़ें, मंथली जो मैगजीन है वो सब, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सुजस की मोबाइल ऐप पर उपलब्ध हैं। तो आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगले पेज पर आप देख पा रहे हैं, गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय समारोह का पूर्वाभ्यास किया गया। यहाँ है राजस्थान विधानसभा से ही संबंधित, जिसमें सत्र में क्या क्या बातें हुई। तो जालौर एवं करौली जिलों के वन क्षेत्र में हरियाली कम नहीं हुई है, ऐसा वन मंत्री श्री हेमाराम चौधरी ने विधानसभा में जानकारी दी। और ये जो 811वां उर्स है उसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा चादर भेंट की गई है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए। आगे यहाँ न्यूज है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, इस योजना को डिटेल में देखेंगे। फिर है चारागाह भूमि के आवंटन मामले में दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई हुई, तो सामान्य जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी एक सामान्य न्यूज है ये। और विद्या संबल योजना जो काफ़ी विवाद में रही किसी कारण से, उसके बारे में सरकार ने जानकारी दी है कि विद्या संबल योजना बंद नहीं हुई है और आरक्षण के प्रावधान लागू होने के बाद ये वापस शुरू की जाएगी। और यहाँ 74वां गणतंत्र दिवस, जिसमें जयपुर की चौपाटियाँ 3 रंगों से सजेंगी और देशभक्ति के तराने गूंजेंगे। इसके बाद हमारा इंडेक्स, यानी क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, फिर है विद्या संबल योजना जो कि आरक्षण के जो प्रावधान है वो लागू करके वापस शुरू की जाएगी। फिर यहाँ ये 2 नई चीज़ें हैं, इसमें ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। नई चीज़ ये है बजट सत्र 2023। इसका मतलब, पहले तो आप इसमें कन्फ्यूज ना हो, ये बजट सत्र है, ये राज्य सरकार का 2023 का बजट नहीं है, ये बजट सत्र है जिसमें हर दिन क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या विधेयक लाने वाले हैं या सरकार से क्या सवाल किए गए, सरकार ने उनका क्या जवाब दिया, हर दिन विधानसभा में जो कार्रवाई हो रही है उसको लेके ये सेक्शन है। तो बजट सत्र 2023 की जो खास बातें होंगी वो हम हर दिन डिस्कस करेंगे। और फिर है सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय विधेयक 2022, यहीं से ही ये निकल के आया है। यानी कि अब बजट सत्र में लगातार ये पूछा जा रहा है कि पेपर लीक कैसे हो गए, सरकार ने क्या कार्रवाई की। अभी आपने देखा होगा पहले दिन, जिस दिन ही 23 जनवरी को यानी कि विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, तो सबसे पहले RLP के 3 विधायकों को निलंबित कर दिया गया सत्र से। तो यही सारी जो चीज़ें हैं इनको लेकर लगातार चर्चा है। तो उससे हमारे काम की जो न्यूज़ निकल के आती है वो ये है कि ये विधेयक क्या है, सार्वजनिक परीक्षा विधेयक, यानी कि भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय वाला विधेयक, इसके क्या प्रावधान है, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। शुरुआत सबसे पहले राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रारंभ होने की बहुत सारी तिथियां हैं। सबसे पहले शुरू हुई थी 1994 में, फिर इसमें संशोधन के साथ शुरू हुई 2009 में, और वर्तमान में जो संचालित है ये 2013-14 में संशोधित हुई थी और उसके बाद अब इसके नए प्रावधान लागू हो चुके हैं।
योजना का उद्देश्य क्या है कि जो किसान है या खेतीहर मजदूर हैं, अगर कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है या अंग भंग हो जाते हैं, उस स्थिति पर इनको सहायता राशि प्रदान की जाती है। किस योजना के तहत? राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। ऐसी ही एक योजना और है जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, और एक और ऐसी योजना है जो है मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। दोनों अलग अलग योजना है, दोनों में कंफ्यूज ना हो। आज हम बात कर रहे हैं किसकी? राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, जो किससे संबंधित है? किसान या खेतीहर मजदूर जो कि मजदूरी लेकर किसानी करते हैं, एक तरह से खेतों में काम करते हैं, तो वो अगर किसी दुर्घटना में घायल हो जाते हैं कृषि कार्य के दौरान या उससे संबंधित कार्य के दौरान, तब उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। कौन से विभाग द्वारा संचालित है? तो कृषि उपज मंडी समितियों के जरिए कृषि विपणन निदेशालय द्वारा ये योजना संचालित है। लाभान्वित वर्ग कौन है? तो कृषि एवं खेतीहर मजदूर, साथ ही मंडी प्रांगण में कार्यरत जो पल्लेदार या हमाल, जो कि कृषि उत्पाद जैसे कि गेहूं की बोरियां या चने की बोरियां, ये सारे उठा के इधर से उधर रखते हैं, जिनको पल्लेदार या हमाल कहते हैं। कृषि मंडी प्रांगण में, यानी कि जो अनाज मंडी जहां ये सामान खरीदे बेचे जाते हैं, वहां अगर किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं ये लोग, तो वो भी इस योजना से लाभान्वित वर्ग में शामिल हैं। पात्रता क्या है? कृषि कार्य करते समय अथवा मंडी प्रांगण में विपणन यानी कि खरीदने बेचने का कार्य करते समय, विक्रय करने के अगले दिन तक वापस आते समय किसी दुर्घटना में मृत्यु या अंग भंग होने पर सहायता राशि दी जाएगी। ये खास बात है। खास बात क्या है इसमें कि लाभान्वित वर्ग तो ठीक है, फिक्स है कि कृषक होंगे, खेतीहर मजदूर होंगे, या जो मंडी में काम करने वाले पल्लेदार हैं वो होंगे, लेकिन योजना के लाभ के दायरे में वो कब आएंगे? ऐसा नहीं है कि पूरे साल में कभी भी कोई दुर्घटना उनके साथ हो जाए और इस योजना के तहत उनको लाभ मिले, ऐसा नहीं है। लाभ कब मिलेगा योजना का? जब या तो कृषि कार्य करते हुए कोई दुर्घटना का शिकार हो गए, यानी खेत में कुछ काम कर रहे हैं, जैसे किसी विषैले जानवर ने उनको डंक मार दिया, सांप ने डस लिया, बिच्छू ने काट लिया, इस तरह की कोई दुर्घटना में मृत्यु या कुछ अंग उनका खराब हो गया, अंग भंग हो गया, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें चलाते हुए, ट्रैक्टर, थ्रेशर वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें काम करते हुए किसी अंग में चोट लग गई, तो पहली बात तो होगी कि कृषि कार्य करते समय, या फिर जब वो उत्पाद वहाँ से या जो फसल है वो खेत से निकाल के पहुँची है कहाँ? मंडी में। अब मंडी में खरीदते बेचते समय कोई दुर्घटना हो जाए, या फिर जब वो फसल मंडी में बेचकर अगले दिन वापस अपने घर आ रहे हैं, उस दौरान भी अगर रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती है, तब ही इस योजना का लाभ उनको दिया जाएगा। यानी कि जैसे कृषि कार्य समाप्त हुआ, वो सकुशल अपने घर वापस आ गए अपने उत्पाद बेचकर मंडी में, उसके बाद योजना का लाभ उनको नहीं मिलेगा। अगर इसके बाद कोई दुर्घटना होती है तब एटलीस्ट इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। और बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित हैं, जैसे कि चिरंजीवी दुर्घटना बीमा या कोई और ऐसी योजना जिसमें उनको लाभ मिल सकता है। लेकिन इस योजना के पात्र तभी हैं जब कृषि कार्य करते समय दुर्घटना होती है, या मंडी में दुर्घटना होती है, या मंडी में फसल बेचने के अगले दिन वापस आते हुए कोई दुर्घटना होती है, केवल तभी इस योजना के लाभ उनको मिलेंगे। कौन कौन सी दुर्घटना इसमें शामिल है और उसमें कितना उनको लाभ दिया जा सकता है? जैसे कि अगर किसान की या खेतीहर मजदूर की मृत्यु हो जाती है, तब कितनी सहायता राशि दी जाएगी? 2 लाख रुपए। 2 अंगों में पूर्णतः क्षति होती है, जैसे कि दोनों हाथ में, दोनों पैर में, दोनों आंखों में, या इनमें से कोई 2 अंग, यानी कि एक हाथ एक पैर या एक पैर एक आंख, इस तरह से कोई 2 अंग, तब उनको कितनी सहायता राशि? 50,000। रीढ़ की हड्डी टूट जाए या सिर पर चोट लगने से कोमा में चला जाए, तब 50,000। पुरुष अथवा महिला के संपूर्ण सिर के केश की डी स्कैल्पिंग हो जाए, तब कितना? 40,000। पुरुष अथवा महिला के सिर के बालों की आंशिक डी स्कैल्पिंग हो जाए, तब 25,000। इस तरह से बहुत सारी कैटेगरी जिसमें डिवाइड है। पूछे जाने वाली बात सबसे ज़्यादा तो क्या है कि अधिकतम सहायता राशि कितनी है? मृत्यु होने पर है 2 लाख रुपए, और या फिर न्यूनतम पूछी जा सकती है, न्यूनतम कितनी है? तो वो है 5,000 रुपये। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 5,000 से 2 लाख। अब किस कैटेगरी में कितने हैं वो डिटेल में यहाँ दी गई है। जैसे एक अंग, जैसे एक हाथ एक पैर या एक आंख, इसमें कोई चोट लगती है तो 25,000 रुपये। 4 उंगली कटने पर 20,000, 3 उंगली कटने पर 15,000, 2 उंगली कटने पर 10,000, 1 उंगली कटने पर 5,000। मंडी प्रांगण में जो कार्यरत पल्लेदार है या मजदूर है, उसको कृषि विपणन कार्य करते समय
पैर में फ्रैक्चर हो जाए, हाथ में फ्रैक्चर हो जाए, दुर्घटना में फ्रैक्चर होने पर 5,000। कुल मिला के खास बात क्या है, 5,000 से शुरू होकर सहायता राशि अधिकतम कितनी जाती है, तो 2 लाख तक। ये रेंज हमको याद रखनी है। अगली योजना है विद्या संबल योजना। अभी ये काफ़ी विवाद का कारण रही। कारण क्या था कि आरक्षण के जो प्रावधान है वो शायद इसमें लागू नहीं थे, तो अभी सरकार ने जानकारी दी है कि आरक्षण के प्रावधान लागू करने के बाद योजना वापस शुरू की जाएगी, यानी कि योजना समाप्त नहीं की गई है। योजना क्या है, तो इसकी घोषणा की गई थी बजट 2021-22 में। कौन से विभाग द्वारा संचालित है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान। उद्देश्य क्या है, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, चाहे किसी भी विभाग द्वारा संचालित है, उनमें क्या, जैसे विद्यालय हैं, कॉलेज हैं यानी महाविद्यालय, आवासीय विद्यालय हैं, या फिर छात्रावासों में जो भी विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्ति हैं, उनको गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्त करने के लिए योजना संचालित है। केवल आपको एक ही शब्द याद रखना है। वैसे भी ये योजना आप लोगों को याद होगी ही अपने आप ही कि क्या है विद्या संबल योजना, किससे संबंधित है, तो गेस्ट फैकल्टी नियुक्त करने से संबंधित है। वो स्कूल में भी और कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी या आवासीय विद्यालय हैं, सभी में गेस्ट फैकल्टी लगाने से संबंधित है। कौन सी योजना, विद्या संबल। नाम में भी पता चलता है विद्या को संबल देता। संबल कैसे, कि अभी अगर शिक्षकों की कमी है तो गेस्ट फैकल्टी के आधार पर उनको नियुक्त करके, ताकि विद्या में व्यवधान ना आए, उसको संबल प्रदान किया जा सके। अब हम बात करते हैं जो आज एक नई शुरुआत है, वो क्या है, बजट सत्र। पता है आपको बजट सत्र शुरू हो चुका है, 15वीं विधानसभा है और 15वीं विधानसभा का ये बजट सत्र है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है इस बार, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस सरकार का, यानी कि इस सरकार का जो कार्यकाल है 2018 से 23, तो इस दौरान ये आखिरी बजट है। अगले साल सरकार चुनाव में जाने वाली है। दूसरी बात, अभी जितनी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए भी बजट सेशन जो है या बजट में हुई जो घोषणाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और एक और ख़ास बात यह है कि सरकार ने घोषणा की है, बार बार इस बात को जोर देके कहा जा रहा है कि आगामी बजट यानी कि अब जो आने वाला है वो युवाओं एवं बेरोजगारों को केंद्र में रखकर रहने वाला है। यानी कि वही सारी चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, चाहे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या हमारे रोजगार से संबंधित हो, तो बहुत सारी चीज़ें इस बार इस बजट पर डिपेंड करेंगी कि सरकार क्या क्या घोषणा करती है। तो हमने भी ये शुरुआत की है जिसमें हर दिन जो भी विधानसभा में हलचल होगी उसको लेके 5-7 मिनट में डिस्कस कर सकें। तो अभी पिछले 2 दिन से जो सबसे ज़्यादा हंगामा चल रहा है वो किस पर है, ये पेपर लीक वाले मामले पर ही है। ये अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये तो सुजस वाली ही है, जो फ्रंट पेज पर आपने देखी वही न्यूज़ है। ये अलग दूसरे न्यूज़पेपर की, जिसमें कहा गया है कि सदन में पेपर लीक का समाधान ढूंढना था, पक्ष विपक्ष एक दूसरे की कमियां बताते रहे और फिलहाल सदन स्थगित कर दिया गया है। स्थगन का कारण भी क्या है कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, तो छुट्टियां हैं। अब अगली कार्रवाई कब होगी, अगली कार्रवाई होगी 30 जनवरी को, तब तक छुट्टी रहेगी। मूल बात क्या है, मुद्दा ये था कि पेपर लीक वाला मामला चर्चा में था। यहाँ जो संसदीय कार्य मंत्री हैं शांति धारीवाल, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को सजा दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार से कुछ सवाल पूछे गए, सरकार ने उन सवालों का क्या क्या जवाब दिया। जैसे कि पहला सवाल पूछा था कि सीबीआई जांच क्यों नहीं दी है इस चीज़ के लेके, तो सरकार ने बताया कि 12 साल में लगभग 12 केस सीबीआई को भेजे, जिनमें से सीबीआई ने 10 लिए और उनमें से 7 में क्लोजर रिपोर्ट दे दी है। दूसरा सवाल था कि 4 साल में अभी तक कितनी भर्तियां हुई हैं, तो सरकार का जवाब है 182 परीक्षाएं हुई, इनमें से 145 में नियुक्तियां दे चुके हैं, शेष 37 में से 21 के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। फिर पूछा गया कि नकल रोकने के लिए क्या क्या किया गया, तो सरकार ने बताया कि 2 कमेटियां बनाई गई हैं, कानून लाए गए हैं और सख्त कानून लाने के लिए भी तैयार हैं। यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है हमारे एग्जाम के लिए। 2 समितियां, कौन कौन सी 2 समितियां हैं, एक तो आरपीएससी के जो पूर्व चेयरमैन थे, क्या नाम है उनका, ML कुमावत, एक तो ML कुमावत की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। दूसरा पूर्व जज जिनका नाम क्या है, विजय कुमार व्यास। तो ML कुमावत समिति और विजय कुमार व्यास समिति, आपको याद रखना है ये दोनों समितियां किससे संबंधित हैं, तो पेपर लीक वाले प्रकरण से नकल को रोकने के लिए या किस तरह से सख्ती लाई जाए जिससे कि जो कोई एजेंसियां कोई धांधली करती हैं या जो परीक्षार्थी हैं अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं, इसको रोका जाए। कौन कौन सी 2 खास बातें हैं, ML कुमावत समिति, ये ML कुमावत आरपीएससी के
पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और दूसरी जो पूर्व जज हैं कौन, विजय कुमार व्यास समिति। दोनों समितियों के नाम आपको याद रह ही जाएंगे। बाकी यहाँ ज़्यादातर राजनीतिक सवाल जवाब हैं, पक्ष ने कुछ अपना जवाब दिया, विपक्ष ने कुछ सवाल पूछे, वो सारी चीज़ें हैं। दो बातें तो ऑब्जेक्टिव की एग्जाम से ये काम की निकल के आई। अब इसमें कौन सा विधेयक सरकार ला रही है उसको हम देखते हैं, और उस विधेयक का नाम क्या है, सार्वजनिक परीक्षा विधेयक, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय। सरकार ये बिल लाने जा रही है या बताने जा रही है कि इससे कैसे परीक्षा में होने वाले जो पेपर लीक वाले प्रकरण हैं हम उनको कैसे रोक सकते हैं। हमारे लिए प्रावधान जानना जरूरी है, चाहे एग्जाम प्रीलिम्स वाला हो, वन लाइनर कोई भी एग्जाम हो, या फिर मुख्य परीक्षा हो आरएस की, उन सभी के लिए ये विधेयक इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या प्रावधान है, इसके तहत राज्य में होने वाली सभी तरह की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं ये इसमें शामिल होंगी, यानी कि जैसे स्कूल या जो यूनिवर्सिटी की है बोर्ड एग्जाम हो या विश्वविद्यालय की जो परीक्षा है वो इस विधेयक के तहत शामिल नहीं की जाएंगी। इसमें केवल भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं ही शामिल होंगी। उनके लिए जो पहले से प्रावधान है, बोर्ड परीक्षा में अगर कोई छात्र नकल करता है तो जो भी प्रावधान पहले से चले आ रहे हैं उन पर वही लागू होंगे। नया विधेयक केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लागू होगा। फिर इसमें क्या है, अगर परीक्षा एजेंसियों से मिली भगत कोई करता है छात्र और कोई अनुचित साधनों का प्रयोग करता है तो परीक्षार्थी को कितना, 5 से 10 वर्ष तक की सजा और 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। ये कब है, जब परीक्षा एजेंसियों के साथ कोई मिली भगत है, यानी कि कोई संस्था जो एग्जाम करवा रही है, परीक्षार्थी का डायरेक्ट उससे कोई कांटेक्ट है या किसी के थ्रू उससे कोई कांटेक्ट है, तब परीक्षार्थी को सजा ज़्यादा दी जाएगी, और वो कितनी है, 5 से 10 वर्ष तक की सजा और 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना। लेकिन कई बार ऐसा होता है परीक्षार्थी व्यक्तिगत लेवल पर ही कुछ अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, यानी कि जो परीक्षा देने जा रहा है हो सकता है वो अपने साथ कोई कागज़ ले जाए या किसी डिवाइस का प्रयोग करे। तब अगर उसने किसी एजेंसी के साथ कोई सांठगांठ नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर ही वो जिम्मेदार है अनुचित साधनों का प्रयोग करने के लिए, तब उसके लिए सजा का प्रावधान कम है। और वो क्या है उसको देखते हैं। अब अनुचित साधनों का, यहाँ वो लाइन लिखी हुई है जो मैं कहने वाला था कि अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थी को 3 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए का अर्थदंड। तो दोनों में आप अंतर समझ पाए, और परीक्षा से 2 वर्ष के लिए उसको बाहर किया जा सकता है। ये बात तब है जब परीक्षार्थी की किसी से कोई मिली भगत नहीं है, उसने खुद ही अपने लेवल पर कोई अनुचित साधन का प्रयोग किया है, कोई कागज़ साथ में लेके गया, कोई डिवाइस साथ में ली गई, तब केवल अगर अकेला परीक्षार्थी शामिल है, उसके साथ दूसरी कोई एजेंसी शामिल नहीं है, तब दंड उसको कम दिया जाएगा। लेकिन एजेंसी के साथ कोई मिली भगत है तब दंड भी ज़्यादा है, अर्थदंड भी ज़्यादा है, और सजा का भी प्रावधान ज़्यादा रखा गया है। अगर मैनेजमेंट या कोई संस्था के द्वारा अपराध किया जाता है तो संस्था को हमेशा के लिए बैन किया जा सकेगा। इस विधेयक के तहत जो अपराध होंगे वो गैर जमानती होंगे, और अपराधों की ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट का प्रावधान किया गया है। और जो भी जांच करने वाला अधिकारी होगा वो कम से कम किस रैंक का होगा, एडिशनल एसपी यानी कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी होंगे। एडिशनल एसपी कौन होते हैं, ये डीएसपी से एक रैंक ऊपर के अधिकारी होते हैं और एसपी से एक रैंक नीचे के अधिकारी होते हैं। तो यानी इस विधेयक में कहा गया है जांच करने के लिए न्यूनतम जो योग्यता होगी अधिकारी की वो एडिशनल एसपी रैंक का होना चाहिए। इससे ऊपर की रैंक का मतलब हुआ कि कम से कम एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक ही उस प्रकरण की जांच करेंगे। लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का उद्देश्य क्या है। तो प्राकृतिक या मानवीय आपदा के कारण फसल खराब होने पर आर्थिक सहायता देना, कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता देना, किसानों को मृदा की प्रकृति के अनुसार उचित फसल उगाने की जानकारी देना, या फिर कृषि उत्पादों को बीमा कवर प्रदान करना। तो इसका क्या होगा उत्तर वो बताएं कमेंट्स में। और इसके बाद आपके लिए छोटी छोटी 2 जानकारियाँ कि 30 जनवरी 2023 सेमिनार के साथ बैच शुरू होगा। किसका, आरएएस और आरएस प्रीलिम्स और सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई एग्जाम के लिए। कहाँ, तो नवलगढ़ रोड सीकर, जहाँ ये संस्थान स्थित है यानी कि कलाम एकेडमी। और इसके बाद हमारे वार्षिकांक के बारे में सामान्य जानकारी हम देख ही रहे हैं। जो लोग ऑफलाइन लेना चाहते हैं उनके लिए बुक स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऑनलाइन इसको लेना चाहते हैं तो कलाम एकेडमी के पब्लिकेशन वाली वेबसाइट पर भी ये उपलब्ध है। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल
अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।